नमस्कार दोस्तों, हमने अगले लेक्चर में अंधेर नगरी नाटक पर चर्चा की थी, जिसमें आपने पूरी अंधेर नगरी की जो कथा वस्तु है उसे देखा, उसे सुना और उसके बारे में जाना। आज हम फिर से उसी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो अंधेर नगरी नाटक लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। इनका जन्म 9 सितंबर 1850 में काशी उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 6 जनवरी 1885 यानी वो 35 वर्ष की अल्पायु में ही उनकी मृत्यु हुई थी। ये आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित जो पत्रिकाएं हैं उनमें भारतेंदु चंद्रिका, बाला बोधिनी, कवि वचन सुधा आदि इनमें सम्मिलित है। उन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में ही दोहा बनाकर अपने पिता को सुनाया और सुकवि होने का आशीर्वाद प्राप्त किया। भारतेंदु के बृहत साहित्यिक योगदान के कारण ही 1857 से 1900 तक के काल को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। इनकी लोकप्रियता से प्रभावित होकर काशी के विद्वानों ने 1880 में इन्हें भारतेंदु यानी भारत का चंद्रमा, भारत का इंदु की उपाधि प्रदान की। अतः इनका मूल नाम हरिश्चंद्र से हो गया भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु जी ने कुल मिलाकर 18 नाटकों की रचना की है। इनमें से प्रवास नामक जो नाटक है वो अपूर्ण है, वो पूरा नहीं कर सके। शेष 17 नाटकों में से 10 मौलिक नाटक और 7 अनुवादित नाटक हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रमुख नाटकों के बारे में यदि चर्चा की जाए तो वैदिक हिंसा न भवति, प्रेम जोगिनी की चंद्रावली नाटिका, विषस्य विषमौषधम, भारत दुर्दशा, नीलदेवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप, विद्या सुंदर, कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी और मुद्रा राक्षस आदि इनके प्रमुख नाटक हैं। यदि हम बात करें अंधेर नगरी नाटक की, तो इनकी रचना लेखन वर्ष 1881 ईस्वी सन में हुआ। यह नाटक हास्य व्यंग्य प्रधान तथा मौलिक नाटक है। इस नाटक को प्रहसन माना गया है। खास बात यह है कि भारतेंदु ने यह नाटक एक ही रात में लिखा है। वह इसलिए कि हिंदू नेशनल थिएटर नामक एक रंग संस्था का तत्कालीन समय में आरंभ हुआ था। इसी थिएटर के लिए उन्होंने यह नाटक लिखा था। इस नाटक के अंतर्गत 6 छोटे छोटे अंक हैं, जिन्हें नाटक के 6 दृश्य कहा जा सकता है। नाटक में किसी प्रकार की शास्त्रीयता का प्रयोग भारतेंदु ने नहीं किया। यह नाटक बाजारवादी ताकतों और राजनीति के गठजोड़ के बीच पीस रहे आम आदमी की कहानी को व्यंग्य के माध्यम से कहता है। अंधेर नगरी नाटक की रचना वास्तव में बिहार के एक रजवाड़े को आधार बनाकर की गई थी। 6 अंकों के इस नाटक में विवेकहीन और निरंकुश शासन व्यवस्था पर करारा व्यंग्य करते हुए उसे अपने ही कर्मों द्वारा नष्ट होते दिखाया गया है। इस नाटक के प्रमुख पात्रों के बारे में यदि बात करें तो सबसे पहला पात्र है महंत, एक विवेकशील, चतुर, दयालु और साहसी साधु। दूसरा पात्र है गोवर्धन दास, जो महंत का लोभी शिष्य और अवज्ञाकारी और
जिह्वा लोलुप है। तीसरा पात्र है नारायण दास, जो महंत का दूसरा शिष्य है। फिर कबाब वाला घासीराम, जो चने बेचने वाला है। नारंगी वाली हलवाई। फिर कुंजाइन यानी सब्जी बेचने वाली। फिर मुगल मेवे बेचने वाला। पाचक वाला यानी चूरन बेचने वाला। फिर जात वाला यानी जाति बेचने वाला। फिर मछली वाली और अंत में बनिया। फिर है राजा, जो है चौपट राजा, जो शराब में डूबा रहता है तथा न्याय और अन्याय के में फर्क नहीं समझता। इसके बाद मंत्री, माली फरियादी, राजा से न्याय मांगने वाला। कल्लू बनिया, जिसकी दीवार से फरियादी की बकरी मरती है। फिर कारीगर, चूने वाला, बिश्ती, कसाई, गडरिया, कोतवाल और राजा के 4 सिपाही। ये इस नाटक के पात्र हैं। इस नाटक की प्रमुख जो पंक्तियां हैं उसके बारे में यदि बात करें तो प्रथम पंक्ति है, लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए, या में नरक निदान। यानी लोभ जो एक प्रकार का दूषण है, इसके बारे में यहाँ कहा गया है। दूसरी बात है चूरन के बारे में। चूरन जब से हिंद में आया, इसका धन बल सभी बढ़ाया। चूरन ऐसा हट्टा कट्टा, कीना दात सभी का खट्टा। चूरन अमले सब जो खावे, दूनी रिश्वत तुरंत पचावे। तो यानी चूरन यानी अंग्रेज लोग जब ये भारत में आए और इन्होंने यहाँ पर शासन किया, तो और यहाँ के लोगों को पीड़ित किया, इसके बारे में कहा है। और जो भी सरकारी नौकर है, अमले हैं, वो किस तरह रिश्वत लेते हैं, इसके बारे में यहाँ पर व्यंग्य किया गया है। उसके बाद है अंधेर नगरी अनबूझ राजा, टके शेर भाजी, टका शेर खाजा। तो एक राजा है जो समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए उसके लिए कहा गया है अनबूझ राजा। फिर कहा जहां न धर्म न बुद्धि, नहीं नीति न सुजन समाज, तय ऐसे ही आप ही न से जैसे चौपट राज। तो जिस राज्य में, जिस देश में धर्म न हो, जिस देश के लोगों में बुद्धि न हो, वहां पर नीति न हो, जहां पर सज्जन समाज न हो, ऐसे राष्ट्र का अपने आप ही नाश हो जाता है, जैसे कि चौपट राजा का अंत में नाश हुआ। मान्य योग नहीं होत को कोरो पढ़ पाए, मान्य योग नरते जे केवल परहित जाए। तो जब इंसान को उसकी योग्यता के बिना ही जब कोई पद दिया जाता है, तब वो इसका सही इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। उसके बाद जो प्रश्न है वो है नाटक का उद्देश्य। तो यह नाटक लिखने का उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक विकृति का चित्रण, अनेक सामाजिक कुरीतियों और विकृतियों को पाठक या दर्शक के समक्ष लाने का प्रयास इस नाटक में किया गया है। यहाँ पर अंधविश्वास का चित्रण है, प्रशासन के दुष्चक्र का चित्रण है, अंग्रेज शासन का विरोध है, जाति वर्ग के पतन पर प्रकाश डालना भी इसका उद्देश्य है। डॉक्टर रामविलास के शब्दों में अंधेर नगरी राज्य की अंधेर गर्दी की आलोचना ही नहीं, वह इस अंधेर गर्दी को खत्म करने के लिए भारतीय जनता की प्रबल इच्छा भी प्रकट करता है। इस तरह भारतेंदु ने नाटक को जनता का मनोरंजन करने के साथ उसका राजनीतिक शिक्षण करने का साधन भी बनाया। इसके गति और हास्य भरे वाक्य लोगों की जुबान पर चढ़ गए हैं और भारतेंदु की प्रहसन कला यहाँ अपने
चरमोत्कर्ष पर दिखाई देती है। यदि यथार्थ के परिप्रेक्ष्य में अंधेर नगरी की चर्चा करें तो ये वर्तमान समय में अंधेरे नगरी कितनी यथार्थ है। तो आपने भारतेंदु के नाट्यकार व्यक्तित्व, उनको मिली विभिन्न पाठ्य परंपराओं, भारतेंदु की नाट्य संबंधी सोच, उनके द्वारा रचित विभिन्न नाटकों और एक नाट्य रचना अंधेर नगरी के बारे में जाना। यहाँ पर हम सामाजिक यथार्थ के परिप्रेक्ष्य में अंधेर नगरी का अध्ययन करेंगे। तो अंधेर नगरी में व्यक्त सामाजिक यथार्थ का संबंध स्वयं भारतेंदु ने उसके समय से ही शुरू किया है। यद्यपि उसकी प्रस्तुति सामंती व्यवस्था के ढांचे में हुई है, लेकिन यह ढांचा सिर्फ बाहरी है। नाटक की अंतर्वस्तु का गहरा संबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय की भारत की विशिष्ट परिस्थितियों से है। यह समय कैसा था और उसकी अभिव्यक्ति नाटक में किस रूप में हुई है, इसकी चर्चा आप इस लेक्चर में सुनेंगे। साथ ही अंधेर नगरी में व्यक्त यथार्थ के स्वरूप पर भी इकाई के प्रकाशन डाला जाएगा ताकि आप इसकी पहचान कर सकें। तो अंधेर नगरी सिर्फ नाटक ही नहीं है, वह एक राजनीतिक नाटक भी है। इस दृष्टि से भी नाटक पर इस इकाई में विचार किया गया है और यह जांचने की कोशिश की गई है कि नाटक में व्यक्त राजनीतिक दृष्टि की विशेषता क्या है। अंधेर नगरी का व्यंग्य बड़ा तीक्ष्ण है और उसमें यथार्थ में निहित विडंबना का मार्मिक चित्रण भी हुआ है। नाटक को योग्य और विडंबना की अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में भी विवेचित करने का प्रयास इस लेक्चर में किया गया है ताकि नाटक की आंतरिक शक्ति को पहचाना जा सके।